हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। देखो, परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों नहीं हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य से नहीं डिगेंगे भाई। आप भी देख रहे हैं अभी सर्दी अपने सितम पर है, लेकिन हमें अपने टारगेट ध्यान में रखना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। और आज की इस सीरीज में एक बार फिर से हिंदी साहित्य की अपनी जो क्लास है उसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। आप ये नंबर याद रखिए, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं रहता आज कि कौन सा भाग हमें देखना है। तो प्रत्येक भाग इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पहला भाग था, दूसरा भाग था और आगे आने वाली सीरीज है, उसके हिसाब से आप प्रत्येक भाग को देखते रहिएगा। आज की क्लास में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न। ये है अपनी 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी साहित्य की। जो नए बच्चे हैं उनको विशेष करके बता देता हूं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो सबको पता है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला आज का प्रश्न है बच्चों कि प्रसाद को आधुनिक काल में कौन से वाद का उन्नायक माना जाता है। प्रसाद हिंदी साहित्य के कौन से काल में आते हैं। तो अगर बच्चों देखो, इसमें यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें अगर देखें, पहला है छायावाद, दूसरा है रहस्यवाद, तीसरा है प्रगतिवाद और चौथा है प्रयोगवाद। तो ये जो यहाँ पे प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद में जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के उन्नायक माने जाते हैं। और छायावाद में चार जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक है। छायावाद के चार आधार स्तंभ क्या है? एक तो है प्रसाद, आप इस तरीके से याद रखिएगा, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं भाई। ठीक है, ये छायावाद के। प्रसाद मैंने जयशंकर प्रसाद, पंत मैंने सुमित्रानंदन पंत, निराला मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिर महादेवी वर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, छायावाद। दूसरा प्रश्न है कि मां की कुल शिक्षा मैंने दी, कवि ने पुत्री को कुल शिक्षा क्यों दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति में अपनी पुत्री सरोज को विवाह के अवसर पर उसको कुल की शिक्षा दी थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो सरोज स्मृति में लिखते हैं कि ये काम भी मुझे करना पड़ा, ये जिम्मेदारी भी मुझे निभानी पड़ी। क्यों? माँ का देहांत हो गया था, माँ ननिहाल चली गई थी, पुत्री ननिहाल में रहती थी, या फिर वह माँ से घृणा करती थी। तो बच्चों सही जवाब है कि उस समय उसकी माँ का देहांत हो गया था, सरोज की माता का देहांत हो गया था, इसलिए निराला को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ी। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, हमारा तीसरा प्रश्न, दूसरे का ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि राम की शक्ति पूजा किस कवि की प्रबंधात्मक कविता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे राम आया ना, राम का नाम आते ही हम सीधे तुलसीदास जी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो आंसर है ना, इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। भगवान राम जी जब लंका जाते हैं सीता मैया को लेने के लिए, और जब लंका पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद जब वो देखते हैं कि जो शक्ति दुर्गा जो थी ना, वो रावण की तरफ थी। अगर ऐसी परिस्थिति में युद्ध किया भी जाए तब भी रावण की विजय होती दिख रही थी। तो भगवान राम जी विचलित हो गए और भगवान राम ने फिर शक्ति की आराधना करी। दुर्गा को अपनी ओर मिलाने के लिए जो आराधना करी थी, उसी को राम की शक्ति पूजा कहा जाता है। तो ये निराला की एक प्रबंधात्मक रचना है, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइट आंसर रहेगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा कि लेखक को किस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते लेखकों की मंडली मिल गई थी, एक अच्छी खासी मित्र मंडली मिल गई थी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब की। तो आपको याद होगा कि जब इनके पिताजी का ट्रांसफर हमीरपुर से मिर्जापुर हो गया था, उस समय तो ये 8 साल के थे। बाद में धीरे धीरे बड़े होते गए और जब ये 16 साल के हो गए, है ना, राइट आंसर है कि जब ये 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंच गए, तो उस समय फिर जो है वो इनको एक अच्छी खासी मित्र मंडली मिल गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वसंत तिलिका छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि ये एक वर्णिक छंद है ना। छंद 2 प्रकार के होते हैं,
तो ये वसंतिलिका है, ये एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा छंद किस में जाता है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं कि जिस छंद की या जिस काव्य पंक्तियों की रचना में वर्णों का ध्यान रखा जाता है। वर्णों की गणना, क्योंकि प्रत्येक छंद में वर्णों की गणना निश्चित होती है अगर वर्णिक छंद है तो। और दूसरा होता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। तो वसंतिलिका जो है बच्चों, ये एक वर्णिक छंद है और इसमें 14 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 14 मात्रा होती है। तो अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। पहला तो है कि ये एक वर्णिक छंद है, दूसरा है ये कि एक समवर्णिक छंद है। वर्णिक में भी कैसा है, समवर्णिक छंद है। समवर्णिक क्यों है, क्योंकि प्रत्येक चरण में इसके 14 मात्राएं होती है। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में जब मात्राओं की संख्या समान होती है तो वो समवर्णिक या सममात्रिक छंद कहलाता है। तो अब याद रखना है कि इसमें 14 मात्राएं होती है। वसंतिलिका छंद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वसंतिलिका, वर्णिक छंद, समवर्णिक छंद और प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है। आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण भी देखेंगे। नेक्स्ट अपन जो अपनी क्लास रहेगी उसमें इसका एक अच्छा सा उदाहरण हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ ही सहज समझ में आ जाए, वहां पर गुण कौन सा होता है। तो बच्चों 3 प्रकार के गुण होते हैं। उसमें पहला गुण होता है प्रसाद गुण। प्रसाद में क्या होता है कि जो भी रचना हमने पढ़ी सहज रूप से हमें आराम से इजीली समझ में आ जाता है उसका अर्थ। तो वो क्या कहलाता है, प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे कि सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी में आग लगाते ही सूखी लकड़ी जल जाती है, लेकिन गीली जो लकड़ी होती है वो नहीं जलती है। तो इसी तरीके से जो प्रसाद गुण युक्त जो रचना होती है वो इजीली हमें समझ में आ जाती है। जैसे मान लो भगवान का कोई भजन, तो भगवान का भजन आराम से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां प्रश्न है कि उपमान का अपकर्ष और उपमेय के उत्कर्ष वर्णन में कौन सा अलंकार होता है। अब देखो उपमान क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की किसी चीज की तुलना करनी है, तो हम तुलना किसी प्रसिद्ध चीज से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की तुलना ऐसी चीज से करें जिसको कोई जानता ही नहीं है। तुलना हमेशा ऐसी चीज से की जाती है जिसको हर कोई जाने। जैसे किसी को सुंदर दिखाना है तो कहते हैं चंद्रमा के समान, है ना, चांद के समान मुखड़ा। या किसी की आंखों की अगर तुलना करनी तो कहते हैं मृग नयनी, जैसे कहते हैं ना किसी को मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। तो यहां पे देखो मृग के नयन, मृग के नयन, मृग के नयन हर कोई जानता है। चंद्रमा, चंद्रमा हर कोई जानता है। तो ये जो है ना, ये है उपमान, ये है उपमान। मतलब जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। और जिसकी तुलना की जाए, जिस किसी की तुलना, जिसको चंद्रमा के समान सुंदर दिखाना है तो जिसकी तुलना की जा रही, जिसके नयनों को मृग के समान दिखाना है तो वो होता है उपमेय। ठीक है, तो वो होता है उपमेय। अब ध्यान से समझो, देखो क्या कहा गया है कि उपमान का अपकर्ष, ये जो उपमान है ना, इसको नीचा दिखाया जाता है, इसको कम किया जाता है, इसके गुणों को कम करके इसके गुणों को ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया जाता है, इसको कम करके इसको बढ़ा दिया जाता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का मतलब क्या होता है, इस जो प्रसिद्ध है उसको, इसको व्यति कर दिया, उसको भी जो है वो क्रॉस कर दिया, पार कर दिया। तो ये व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। अन्योक्ति अलंकार, देखो हमने पिछली क्लासों में भी देखा था। अन्य धन उक्ति मतलब किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से, डायरेक्ट किसी बात को नहीं कहना, अन्य उक्ति के माध्यम से किसी प्रस्तुत को समझाना। तो क्या कहा गया कि अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराना, प्रस्तुत को समझाना। जो हम समझाना चाहते हैं वो समझाने के लिए हम किसी दूसरी बात जो हमारे सामने नहीं है, अप्रस्तुत का बोध करके प्रस्तुत को समझाते हैं। तो अन्योक्ति डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वो होता है अन्योक्ति अलंकार। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। अब देखो कि अन्योक्ति अलंकार होता है अप्रस्तुत का आशय उपमान और प्रस्तुत का आशय उपमेय। एक बार फिर से उपमान उपमेय मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे उदाहरण जो देना हो ना, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार।
अब जैसे जो बगीचा होता है ना, गार्डन होता है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, माली आता है, उसमें से जो फूल उसे चुनना है वो चुनेगा, जो खिल चुका है पूरा वो उसे चुनेगा। तो उसको देख करके जो कलियां होती है ना, जो अभी फूल बनना है, अभी फूल बनी नहीं है, वो कलियां पुकार करती है, अरे देखो आज तो उसको चुन लिया, उसको चुन लिया, कल हमारी बारी है। तो ये तो है एक अप्रस्तुत, लेकिन डायरेक्ट अर्थ क्या है? डायरेक्ट अर्थ बच्चों ये है कि इसका वर्णन करके जो है ना, इसमें काल जो है वो युवा पुरुषों और वृद्ध जनों का एक प्रतीकात्मक अर्थ प्रस्तुत किया है कि भाई संसार में जैसे बूढ़े बूढ़े चले गए, तो फिर कल जो आज युवा हैं वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका भी नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, काल किसी को छोड़ता नहीं है। तो सीधा सा एक ये अर्थ समझाना था, संसार की नश्वरता को समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण जो है वो कवि ने गढ़ा है। अच्छा उदाहरण याद कर लीजिएगा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चिन्ह लिए काले हमारी बार। अन्योक्ति अलंकार का एक अच्छा सा उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है बच्चों 9वां प्रश्न, ग्राम्यत्व काव्य दोष का कोई एक उदाहरण दीजिए। काव्य दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शब्द संबंधी, अर्थ संबंधी, वाक्य संबंधी, रस संबंधी दोष। इसमें एक दोष है ग्राम्यत्व दोष। हमने पहले भी एक बार किया था। ग्राम्यत्व दोष में काव्य में क्या होता है कि जब गंवारू शब्दों का, जब आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग जब कर दिया जाए तो काव्य पंक्तियों में, तो वो ग्राम्यत्व दोष होता है। तो यहां देखो क्या है कि ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण तो यह है कि वाह रे अकबरा तेरे जे ठाट, नीचे दरी और ऊपर खाट। खार नहीं है बच्चों, खाट है ना, ऊपर खाट। अब देखो क्या है कि यहां बादशाह अकबर को अकबरा कहा गया है, राइट। उसके बाद राज सिंहासन को खाट कहा गया है, तेरे जे यहां पे खाट है ना, यहां खाट, राज सिंहासन को खाट कहा गया है, और कालीन को दरी कहा गया है। और कहने से यहां पे ग्राम्यत्व दोष, मतलब कि शब्दों के स्तर को गिरा दिया गया है और आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहां पे ग्राम्यत्व दोष है। भले ही ग्राम्यत्व हो, लग तो रहा है ना अच्छा, सुंदर तो लग रहा है ना, आपको भी थोड़ा दिल तो अंदर से खुश हुआ ना, अच्छा है, बढ़िया है, याद करना है, बढ़िया है। तो ऐसे नहीं खाली सुनना नहीं है, आप लोग ऐसे सोचोगे नहीं हम तो बस ठीक है सुन लेते हैं, सर बता रहे हैं हम सुन लेते हैं हो जाएगा, नहीं, परीक्षा में लिखना पड़ेगा। अगर आया तो परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और मेरा ये उद्देश्य है बच्चों कि आपको है ना 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने हैं, 100 आउट ऑफ 100, एक भी कम नहीं, ना इससे ज्यादा और ना इससे बिल्कुल कम। ज्यादा तो लाना ही नहीं है भाई, और वैसे एग्जामिनर देगा नहीं हम लाना भी चाहें तो, बट कम तो नहीं लाना है, कम नहीं लाना, ये अपना ध्यान रखना है अपन को। तो 100 में से 100 आप टारगेट बिल्कुल छोटा मत रखिए, हमें 100% टारगेट रखना। और अगर इस तरीके से आप लिख करके आ जाते, जैसे मैंने अलग अलग कलर यूज किया, आप बिल्कुल कलर करिए ना, लाल कलर मत करिए, आप रेड पेन का यूज मत करिए, यहां पे आप ब्लैक कर दीजिए, यहां पे आप ब्लू कर दीजिए, और बीच में आप इस तरीके से कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा बीच में लिखिए, थोड़ा सा सुंदर लिखिए। अगर ऐसा लिखते हैं तो कोई नहीं रोकेगा, आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे और यहां से 20 में से 20 जाएंगे, हो गए ना 100। कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। तैयारी आपको करनी है, बेस्ट से बेस्ट तैयारी मैं करवाऊंगा, आप पढ़ते रहिए रेगुलर। अपनी जो ये क्लासें आती है, अब थोड़ा सा टाइम मैंने चेंज किया है, अब अपना हिंदी एक बार बता देता हूं कि अपनी जो हिंदी अनिवार्य की जो क्लास है वो मिलती है आपको मॉर्निंग में 6 बजे, है ना, टाइम चेंज कर दिया, मॉर्निंग में 6 बजे। हिंदी साहित्य की जो क्लास है, इस हिंदी साहित्य की क्लास को अपन ने कर दिया है अब बच्चों 7 बजे, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो सकती है बट आपको मिलेगी रोज, एवरीडे आपको ये क्लास मिलेगी। इसके अलावा अपनी जो लाइव क्लासेस होती है, एक तो शाम को होती है बच्चों, शाम को लाइव क्लास होती है 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की, और एक शाम को फिर एक क्लास होती है शाम को 8:30 बजे, ये होती है ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी की क्लास लगभग कंप्लीट होने को आई है, 2-3 दिन के बाद में तो अपन हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। तो इस तरीके से, और एक अपनी जो इंग्लिश का जो कैप्सूल सीरीज चल रहा है बच्चों, इंग्लिश का जो कैप्सूल सीरीज चल रहा है वो है शाम को 7:30 बजे। तो देखो इतनी सारी क्लासें हम एक साथ यहाँ पे आपके लिए जो है वो लगा रहे हैं लगातार। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी वीडियो हो जब आप उसको देखते हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ उसे शेयर कर दीजिए थोड़ी बहुत हेल्प, जो भी आपके जान पहचान वाला है, जो आपका क्लासमेट है, जो आपकी क्लास में पढ़ता है, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि छांदो विधान में लघु और गुरु का आशय स्पष्ट कीजिए। अब छंद विधान होता है, उसमें बच्चों वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण, वो वर्ण क्या होता है
कि लघु वर्ण होते हैं और गुरु वर्ण होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अब पिछली बार एक प्रश्न पूछा था कि लघु वर्ण को किससे कैसे लिखते हैं और गुरु वर्ण को कैसे लिखते हैं। तो देखो ये जो खड़ी पाई है ना, ये तो है लघु वर्ण की, है ना, इसे लघु भी कहते हैं और इसे जो है वो लघु वर्ण भी कहते हैं और इसे लघु गुरु और मतलब छोटा वर्ण भी कहते हैं इसे, है ना, और ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं इसे, हाँ, लघु और ह्रस्व। और ये है दीर्घ, ये है दीर्घ, ये है दीर्घ वर्ण। तो एस की जो आकृति है वो दीर्घ है, मतलब इसमें दो मात्राएं गिनी जाएगी, इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। तो अब देखो कैसे करना है कि छंद विधान में लघु और गुरु वर्ण का विशेष ध्यान रखा गया है। एक मात्रा या ह्रस्व स्वर को लघु माना जाता है। अब ये एक मात्रा है और ये ह्रस्व स्वर है, उसको एक माना जाता है। अब इसको भी कैसे माना जाता है, इसका भी अपन कि इसको एक क्यों माना जाता है, एक मानने के क्या कारण है, इसको दो क्यों माना जाता है और दो कौन कौन सी मात्राओं को हम दो मानेंगे, इसको अपन आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको करवा दूंगा, समझा दूंगा। अब देखो एक वाले कौन कौन से हैं, तो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, क है, च है, मतलब ये एक एक वाले हैं ना, ये सभी एक माने जाते हैं। एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण दीर्घ या गुरु माने जाते हैं। वो कौन से हैं कि जहां पे आ की मात्रा आवे, बड़ी ई की आवे, बड़े ऊ की आवे, ए की आवे, आई की आवे, ओ की आवे, औ की आवे। और उसके तो बात तो देखो, जैसे क है तो क में आ की मात्रा जुड़ गई तो का हो गया, बड़ी की है तो क में ई की मात्रा जुड़ गई तो की हो गई। तो ये बड़े माने जाते हैं, ये गुरु माने जाते हैं, ठीक है, तो ये गुरु माने जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं लघु और गुरु वर्ण। और ये परीक्षा में आया था तो आप याद रखिएगा, फिर से अगर आ जाता है, क्योंकि एक साल छोड़ के दूसरे साल तो आ सकता है, लास्ट ईयर के प्रश्न नहीं आए, रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल पुराने प्रश्न आ सकते हैं। तो जो जो परीक्षा में जिस तरीके से आते हैं मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों अगला कि चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में होता है कौन सा गुण, अभी हमने किया था प्रसाद गुण। भगवान के जो भजन होते हैं उसमें प्रसाद गुण होता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद होता है भाई, सबको लेना चाहिए। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो देवसेना ने जब हुणों ने आक्रमण किया था मालवा पर, उसका परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो उस समय देवसेना ने अपने राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के स्वप्नों को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते 13वां प्रश्न है कि काव्य रस के आस्वादन में जो बाधक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काव्य के दोष कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये काव्य के दोष कहलाते हैं। अनेक प्रकार के दोष होते हैं और हम एक एक करके दोष पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं, उसको तो इंपोर्टेंट नोट कर लेना, जरूर आएगा परीक्षा में। तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना कार्नेलिया का गीत, और उसमें यह कहा गया है कि जो भारत भूमि है ये एक प्रकार से क्या है, ये क्षितिज है। क्षितिज क्या होता है भाई, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दूर अगर अपन किसी पहाड़ी से देखें तो बहुत दूर हमें आकाश और पृथ्वी एक जगह ऐसे मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। तो ये भारत भूमि भी है ना, ये भी एक क्षितिज है। यहां पर कोई भी व्यक्ति इधर से आवे उधर से आवे कहीं से आवे, यहां पे सबको आश्रय मिल जाता है, यहां सबको ठिकाना मिल जाता है, इसीलिए भारत भूमि को क्षितिज कहा गया है। तो क्या है इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखो कि इस पंक्ति में भारतीय संस्कृति का वर्णन है, भारतीय संस्कृति के महत्ता के बारे में बताया गया है। क्या कहा है कि भारतवासियों का हृदय बड़ा विशाल है, इस देश में जो भी आता है उसे यहाँ पे शरण दी जाती है, उससे वो यहाँ पे यहीं का रहकर बस करके रह जाता है। यहाँ का रंग रूप, मतलब कि किसी भी देश की रंग रूप वेशभूषा भाषा सभ्यता संस्कृति आकार किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाता है। जो भी भारत भूमि पर आया भारत भूमि ने उसे स्वीकार कर लिया, यह हमारी संस्कृति की महत्ता है। अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त होता है, पक्षी भी इसी देश में आकर के अपना घोंसला बनाते हैं। देखा ना कि जो है उस इंद्रधनुष के समान है ना, सूर्यधनुष से पंख पसारे मलय समीर सहारे, उड़ते उड़ते भारत पक्षी भी भारत
भारत भूमि पर आते हैं, जिस तरह मुंह करके जो उड़ते हैं वो अपना भारत देश है। यहीं आकर सभी शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस भारत भूमि के बारे में ये कहा गया है कि जहां पहुंच अनजान, अनजान मतलब जो अपरिचित है, उसको भी यहाँ पे क्षितिज मिलता है, यहाँ पे सहारा मिलता है, यहाँ पे आश्रय मिलता है। बच्चों ये कंप्लीट जो हम 5000 प्रश्नों की अपनी सीरीज है, और 5000 प्रश्नों की सीरीज आप अगर एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना ऐप है एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करते हैं, जहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल है, और बिल्कुल मिनिमम रेट पर हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, ओनली 99 रुपए में। और कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके अलावा अलग से मॉडल पेपर्स भी है, अलग से केवल नोट्स आप चाहते हैं तब भी है। 11 रुपए से लेकर के 99 रुपए तक के हमारे पास कई सारे कोर्सेज है, जो क्लास 12th के स्पेशली हम बिल्कुल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ट्राई करिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारा एक नंबर नोट करिए। इस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जैसे ही मैसेज करोगे आपको हमारे ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, हमारे जो कोर्सेज हैं उनका लिंक, जो हमारी जो प्लेलिस्ट है उनका सबका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा। बच्चों हिंदी के अलावा, हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस भी लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। क्या होता है कि उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है। तो इस उपमेय को उपमान के समान बता दिया, लेकिन कैसे, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर उसको उसी का रूप दे दिया जाता है ना। रूपक का मतलब क्या होता है, उसको ही उसका रूप दे दिया, उस पर उसके रूपों का आरोपण कर दिया, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों अभी प्रश्न तो रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में बस इतने ही 15 प्रश्न। कैसे लगे आपको ये प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की सीरीज अगर कंटिन्यू करनी है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।